पहले देख लीजिए, माइक के बगैर भी साउंड क्लियर आ जाती है इसके? नहीं, मैं कहता हूँ जब आप वीडियो देखते हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब हम आज जो करने जा रहे हैं दैट इज we will talk about aromatic जरा आपने पेज उठाया था जो भी है एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। अच्छा इंडक्टिव के बाद और रेजोनेंस से पहले एप्लीकेशन कौन सी की थी हमने इंडक्टिव में? इंडक्टिव की एप्लीकेशन कोई नहीं की है। तभी किया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और इसमें उसको करवाऊंगा। ठीक है अच्छा सुन लीजिए अब मेरी बात। आप देख रहे हैं बोर्ड पे हमने लिखा है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इनके बारे में आज हमने जो है बात करनी है। ठीक है तो सबसे पहले बात की शुरुआत कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके बारे में आप लिखें these are the compounds which are exceptionally stabilized by resonance. These are the compounds which are exceptionally stabilized by resonance. मतलब देखो रेजोनेंस ऐसे तो स्टेबलाइज करता ही है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने जो एरोमेटिक होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब तो मतलब जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए वो रेजोनेंस के ही स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम ये देखते हैं आखिर किसी को एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस क्या। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। मतलब स्ट्रेट चेन एलिफेटिक वाला जो कंपाउंड है वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, रिंग होना जरूरी, और कॉन्जुगेशन रिंग में हो, जैसे डबल सिंगल ऐसे है ना, ऐसी कंडीशन जो है रिंग में हो। अब रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा अब इसके बाद दूसरी बात ये है दैट इज कि इसने जो है इट शुड फॉलो Huckel's 4n+2 rules। ठीक है सो दो कंडीशंस हो गई, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम और Huckel's 4n+2 रूल फॉलो करना हो। अब मसला ये है कि भाई Huckel's 4n+2 रूल होता है, ठीक है। सो आप देखें यहां पर ये रूल ये कहता है कि जब भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होंगे तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा।
n की जो वैल्यू है दैट रेंजेस फ्रॉम, n की वैल्यू जो है वो रेंज करती है 0 1 2 3 ऐसे होल नंबर हो गए 3। तो मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, जैसे n की वैल्यू क्या होगी एट 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, जैसे n की वैल्यू 0 हो तो ये 2 आ गया, 1 है तो 6 आ गया, 2 है तो 10 आ जाएगा, 3 है तो 14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्या आप मेरी बात समझ रहे? मतलब n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, जो 4n + 2 की वैल्यू आती जाएगी 1 2 0 1 2 3 पुट करके उन वैल्यूज वाले जो साइक्लिक सिस्टम्स होंगे वो जो है एरोमेटिक कहलाए। अब एग्जांपल आपको इस बात को और क्लियर कर देगा, ठीक है? कैसे क्लियर करेगा आप देखें यहाँ पर, दैट इज, आप पहला देखें ये वाला, ये हम लिख लेते हैं कि एग्जांपल्स करने लगे अभी इसके एरोमेटिक्स। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल आ गया ये वाला। आप पहले इसमें कॉन्जुगेशन भी देखें, पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड या डबल सिंगल पॉजिटिव, सारे रिंग में कॉन्जुगेशन है। रिंग का हर कोई एटम जो है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, एक बात। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आप देखें, यहां पर हम लोग और एग्जांपल क्या ले सकते हैं। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 वाला जो है एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक हो गया क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, हर कोई एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इन्वॉल्व है अपनी कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अच्छा, कई बार हमें जैसे परेशानी भी होती है यार ये कॉन्जुगेशन कैसे, जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए ना, मैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाने लग गया आपकी सुविधा के लिए, जैसे अगर ऐसे बनाएंगे तो आप देखो ये बन गया, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ऐसे ही अगर आप अब इसको यहां भी ले जा सकते हो, ठीक है, तो ये जो है ऐसे देखो इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है बन गई ना, ऐसे डबल बॉन्ड कहीं भी घूम सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों को आ गई समझ? ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम जो है ऑनलाइन वालों से फोकस से बाहर हुई है, बट दिस इज, ठीक है। तो ऐसे इसमें जो है अपना डबल बॉन्ड सारे रिंग में घूमता है, सारे रिंग में घूमना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, ये सारी लिस्ट जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैसे, ये हो गया ऐसे बेंजीन, सिंपल एग्जांपल। उसके बाद आप देखें ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है पाइरिडीन। आप एक बात समझ जाए, जो पाइरिडीन है, पाइरिडीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऑलरेडी रिंग में, तो ये पाइरिडीन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो मतलब गिनने पे आओ तो 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8, लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो कॉन्जुगेशन में 6 इन्वॉल्व है, इसलिए जो है ये भी एरोमेटिक, ठीक है। आपने टोटल नहीं गिनने, मतलब 4n + 2 पाई में आपने वो गिनने जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। जैसे ये दूसरा कंपाउंड आ गया ये वाला, इसका नाम है पाइरोल। अब पाइरोल में क्या है, नाइट्रोजन के ये लोन पेयर्स जो है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, पाइरोल में नाइट्रोजन के जो है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है।
क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसलिए 6 हो गया। एक और कंपाउंड है इसी टाइप का, दैट इज कॉल्ड फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान में एक लोन पेयर इन्वॉल्व है, एक नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि एन एटम कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 उसने कर दिए। इज इट ओके? अच्छा, अब इसके बाद अब बात आती है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप एग्जांपल देखिए, ये हो गया नैप्थलीन। अच्छा, ये बताइए अब आपने कौन कौन से टॉपिक्स बचते हैं 11? हाइड्रोकार्बन ही बचता है, वो कुछ करोगे आप, और ये 12th में होगा एस ब्लॉक। अच्छा अच्छा, बस यही बचते हैं ना, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम बचता है, ठीक है। एनसीईआरटी में अपने आयनिक अलग टॉपिक है, एक ही है, मतलब एंटीडेसी में आयनिक किया हुआ, ठीक है, ओके। रिडॉक्स करवा चुके हम, कितना कराना था, बाकी 12th में होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे नैप्थलीन हमने कहा, अच्छा यहाँ पर कई आयन्स और बचते हैं 6 वाले में, ठीक है। जैसे मैं एक और बता दूं, इट इज कॉल्ड ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन हो गया। नैप्थलीन, ठीक है, ये एजुलीन हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, इट इज एंथ्रासीन, फिनेल्थ्रीन, ठीक है। और कई बार और भी जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटीन एल्यूलिन, मतलब इसमें 18 कार्बन है ये, ठीक है ना। सो इसलिए जो है ये भी एरोमेटिक।
और पाई इलेक्ट्रॉन की 18 दिस इज तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना आ गया है ना कि किसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। ब्लरिंग आ रही है, कैसे ब्लरिंग? अब बोलो, अब ब्लरिंग है। रुक जाओ यार, उधर देख रहा हूँ। हाँ, आप लोगों ने मैसेज डाला था थोड़ा सा डिटेल में, तूने भी डाला था ना? किसने दिया था? तूने हाँ ठीक है, मैंने दोनों का मैसेज देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे को मैंने एक इवन डाउनलोड भी किया, ठीक है, वो मुझे लगता है एसिड बेसिस का है, पहला पार्ट है शायद, वो तो मैं अपलोड कर दूंगा आज। एसिड पहला पार्ट हो गया, तो दूसरा होगा उस टाइम कर दे। हाँ, अभी ब्रेक में जो है तूने मेरे को बोल देना, ठीक है, अभी तो नहीं होगा अपलोड, मैं लगा दूंगा अपलोड के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रेक में लगा देंगे, ठीक है। जरूर YouTube पे शेड्यूल वाला ऑप्शन होता है ना कि टाइमिंग सेट करके कि चल जाए। इसका चैनल है इसका उसमें ऑप्शन होता है शेड्यूल का कि चैनल। अच्छा, तो ये रहता है आपने टेक में शेड्यूल सेट करके पोस्ट कर देना। तो YouTube पे कमाई कैसे होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घंटे का वॉच टाइम चाहिए, उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी, उसके मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद सर पैसे क्या आते होंगे? नहीं सर स्टार्टिंग में सर उसको मोनेटाइज करो आपको इतना तो होगा सर, उसको मोनेटाइज करो फिर आपको वहां से यूज भी तो आ जाएगी एडवर्टाइज अच्छा, और बाद में हो जाए तो डेडिकेटेड YouTube पे है ना, अरे मुझे थोड़ा हैं? अच्छा, अच्छा, देखा सर इंफॉर्मेशन बेटा 18 किए, गिन ले उसको, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 18 वाला भी तो एरोमेटिक होगा ना 4n + 2 पाई के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट आर एंटी
एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए, आप लिखें these are the compounds which are highly destabilized by resonance. These are the compounds which are highly destabilized by resonance. तो highly destabilized by resonance ये कंपाउंड्स ऐसे हैं। अब देखिए इनमें क्या है, वैसे मैं छोटा सा फंडा बता दूं कि why they are destabilized by resonance, अदरवाइज रेजोनेंस जो है स्टेबलाइजिंग ही होता है ऑलवेज। तो उसका रीजन ये है कि आपने एमओटी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं एंटी बॉन्डिंग। इनमें क्या होता है, जो एंटी एरोमेटिक है कि बॉन्डिंग सारे फील्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होना है, एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप करना है, तो उनको एंटी बॉन्डिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और जब भी वो एंटी बॉन्डिंग के थ्रू जाएंगे अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग आर अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए जो है एंटी एरोमेटिक हमने कहा। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, सबसे पहली बात यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। दूसरा जो है इसको फॉरेन रूल फॉलो कर। फॉरेन रूल क्या है, एन की वैल्यू यहां पर 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर जो है टिल इंफिनिटी तक जा सकती। इज दैट ओके? अब देखें, मतलब नहीं, अब इसमें n and 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू 1 4 2 3 ऐसे 8 12 है ना, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको एंटी एरोमेटिक सिस्टम मिल जाएगा। देखते हैं एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में ये आ गया सबसे पहले साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, ऐसे ही यहां कैटायन था पहले, अब हमने एनायन कर दिया, तो ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर ये हो गया। अच्छा यहां पर एक और एग्जांपल है, देखो देयर इज दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, बोर्ड पे ध्यान, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एक्चुअल में नाम भी लिख देता हूं। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बाय रूल लगता है कि ये जो है एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है कि ये अपने आप को नॉन प्लेनर बना देता है। ठीक है, प्लेनर से दूसरा, क्योंकि जब तक प्लेनर नहीं होगा तब तक तो रेजोनेंस ही नहीं होगा ना, रेजोनेंस की एक कंडीशन तो प्लेनरिटी थी। ठीक है, पहले एरोमेटिक वाले में प्लेनरिटी, ठीक है, तो ये नॉन प्लेनर हो गया, देखो। ठीक है,
ये आ गई इसकी टर्म शेप। तो इस वजह से जो है ये नॉन स्टेबल होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो गया। देखो ये बात पता क्या दिखाती है, ये दिखाती है मॉलिक्यूल कितना सेंसिटिव होते हैं अपने को स्टेबलाइज करने के लिए। भाई वो एंटी एरोमेटिक होना था उसने, लेकिन उसने अपने आप को बेंड करके नॉन में रख दिया, क्योंकि नॉन अभी मैं बता रहा हूँ नॉन एरोमेटिक डिस्टेबलाइज नहीं है ना। चलिए देखते हैं, आप लिखें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आप लिखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल। डेट कितनी है? 22। सर ये इसमें नॉन एरोमेटिक क्योंकि अभी देखो आप नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन लिखिए, these are the compounds which have normal resonance stabilization। मतलब जैसे नॉर्मल स्टेबलाइजेशन, जैसे हमने बोला रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो नॉर्मल सी जो स्टेबलाइजेशन होती है रेजोनेंस से वो भी काफी होती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल नहीं है, एरोमेटिक जैसी एक्सेप्शनली नहीं, ठीक है ना। तो अब तूने सवाल पूछा कि क्यों हुआ, अगर वो एंटी होता तो अनस्टेबल होता, तो नॉन होगी कम से कम नॉर्मल स्टेबलाइजेशन होगी या नहीं होगी, बस दो ही बात है। तो कम से कम वो जो है अनस्टेबल होने से बच गया, इसलिए उसने अपने आप को नॉन कहना, ठीक है। अच्छा सुनिए आप, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन साइक्लिक या एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, ठीक है। रिंग कैन कंटेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अदरवाइज सारे रिंग में sp2 ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें सारे में sp2 ये तभी कॉन्जुगेशन करेगा, लेकिन इसमें sp3 भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये आप देखें इस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है कहां? डबल सिंगल डबल, वो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन इसी जैसी डबल सिंगल डबल ओपन चेन में भी होता है, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड ही कार्बन है, ये तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने से नहीं, इन्हीं की डबल सिंगल डबल होगी, ठीक है। वो तो इसमें भी ओपन चेन में है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, बट सारे कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ये सैचुरेटेड है। इसमें देखो आप एक भी सैचुरेटेड कार्बन नहीं, ठीक है, सारे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो और इससे पहले वाले में भी देख ले, एरोमेटिक में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे, ठीक है। तो ऐसे में जो है बोले यहां कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में नहीं होगी,
जैसे ये ले लिया हमने, ये ले लिया, कोई भी आप डायग्राम बना लो, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस हो, लेकिन वो मतलब ये समझ लीजिए जो कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं है, क्या ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कि एंटी और एरोमेटिक नहीं है, दे आर नॉन एरोमेटिक। क्या आपको मेरी बात समझ में? कुछ भी बना दो दे आर। चलिए, सो ये हो गए हमारी नींद की स्टडी। पैकेज निकालो। जीओसी का पैकेज अच्छा, अब जीओसी के पैकेज में हम लोग, सुन ले मेरी बात, क्योंकि अब हमारे पास बचता है चलो कार्बोकेटाइन कार्बन आयन। पेज नंबर 30 पे आप आइए, पेज नंबर 30 पे आइए सारे लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी के 5 सवाल हैं, पहले उनको निपटाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी के 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को अभी हम ट्राई करते हैं। सही है बात? हो जाएगा? ओके। ऑनलाइन वालों समझ आ गई बात? पेज नंबर 30 पे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। कौन से? H1, H2, H3, H4, H5। इन 5 क्वेश्चंस को करना स्टार्ट। 5 क्वेश्चन 15 मिनट हम डिस्कस करने लग जाए। हो गए? तूने पहले कर लिए थे कि अभी हो गए? बस ठीक है, बढ़िया। मुझे लगता है हो ही जाएंगे, तो ठीक है, हम ठीक है इसके लिए टाइम घटा देते हैं, 7 मिनट करेंगे। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ।
अच्छा समझ नहीं आ रहा है क्या आपको आंसर मिल गया? हाँ, तो पहले का आंसर क्या है? सारे। ठीक है। दूसरा विच ऑफ एरोमेटिक, सी आंसर है, सही बात है। हाइड्रोकार्बन वर्ड लिखा है, अदरवाइज तो पायरिडीन भी होता है, लेकिन पायरिडीन हाइड्रोकार्बन नहीं है ना। हाँ, मैंने कहा कि नाइट्रोजन के जो है
नाइट्रोजन के साथ अगर देखोगे पायरिडिन में पाई बॉन्ड भी लगा है, तो वो उसने अपना पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर दिए हैं कॉन्जुगेशन में। तो जो लोन पेयर है वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक एटम ज्यादा से ज्यादा 2 ही कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब एरोमेटिक कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई करना है। मुझे इसमें बी फॉर बॉम्बे तो है ही, ठीक है, एक ही है, ठीक है। H4 का क्या है? सारे 6 हैं, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्विस्ट है, आपने हाँ जरूर कर दिया sp2, लेकिन मामला ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, प्लीज बोर्ड पे देखें, अगर आप यहाँ पर देखें 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, चौथा लोन पेयर हो गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका 4 आ गया ना, सिग्मा एंड लोन पेयर्स। इसकी जो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन, तो ऐसे में sp3 होनी चाहिए। लेकिन सुन ले मेरी बात, अब जब भी ऐसा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन को इस तरीके से दिखाना होगा, है ना, डीलोकलाइजेशन ऐसे दिखाओगे। रेजोनेंस जब होगा तो इस टाइम आप देख रहे हो नाइट्रोजन की sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, तो फिर आगे आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर भी sp2 रहेगी ऐसे। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में sp3 है। आप मेरी बात को समझ जाइए, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आपको देखने से लगता है sp3, लेकिन sp3 प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। sp3 तो पिरामिडल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp2 प्लेनर होता है। तो ऐसे में, और हमने रेजोनेंस की कंडीशन लिखी है मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, तो अगर ये नाइट्रोजन sp3 रहेगी, ये प्लेनर भी हो सकती है। प्लेनर होने के बाद ये sp2 होगी। क्या मेरी बात समझ में? इसलिए जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। अच्छा सुन ले बात, अभी प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अब हम जब हमने ये कर लिए, अब आप आइए पेज नंबर 28 पे, सेक्शन F पे, हाइपर कंजुगेशन वाले। इज इट ओके? 7 क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट है, 7 क्वेश्चन 10 मिनट। हाइपर कंजुगेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 है ना, ठीक है। 7 क्वेश्चन 10 मिनट करने लगी। ये मोक्ष कैसे मोक्ष तो मेरी कार्ड
ब्रांचेड F2 का A भी हो सकता है। अभी कैरी कैसे करते ना हाँ यार करता है करता है क्या सर ने रिसीव के एग्जाम भी कराई
हाँ, एक्चुअल में 11 का जो कोर्स है आप एक बार पढ़ो तो सही, उसमें जब तक पढ़ोगे नहीं ना, एक तो आप लोगों की खराब बात ये होती है कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करना ही बंद कर दिया। आपको लगता है कि कोचिंग स्कूल हो, सुन लो ना मेरी बात, आप लोगों को लग गया कि कोचिंग हो गया स्कूल, ठीक है, कि मतलब टीचर पढ़ाएगा सारा जो है। आप एक कोचिंग में जब आते हैं आप एक प्रॉमिस करके आते हैं खुद से कि भाई मैंने कंपटीशन क्वालिफाई करना, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो, ठीक है, मतलब आप जिसको बोलते हैं हमें स्कूल टीचर बना देते हो कि चलो सर इसको भी कराओ, इसको भी कराओ, इसको भी कराओ, है ना। जब हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आपको कि भैया यार हम जैसे नहीं तो क्या होता है, जैसे ये हार्डवेयर जैसे टॉपिक जो है ना कोटा में नहीं करवाते, हम कभी नहीं करवाते थे, ठीक है। और ये 12th में भी कई ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कभी नहीं करवाए जाते वो, तो ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि ठीक है बच्चा जो है इसको अपने लेवल पे कर सकता है, हमारी तरफ से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, ठीक है ना, आप जो उसको करें। तो जब हम कहते हैं कि भाई इसको जो है एक बार आप रीडिंग लगाओ, तो रीडिंग लगाओ पहली बात, ठीक है ना, क्योंकि आप जरा सा जोर लगाओगे हम उसको करवा देंगे, करवाने का क्या है, 2 लेक्चर्स लगने में करवा देंगे, ठीक है ना। उस टॉपिक में मैं उस सारे कंटेंट को जो है आधे घंटे में निपटा दूंगा करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप करोगे अपने आप, ठीक है, तो और बढ़िया चीज होगी। आप एक बार पढ़ो, हम सारा कवर करते हैं, ठीक है, 12th में आते आते जो है सारा, क्योंकि अभी क्या होता है एक्चुअल में हमारा जो जिसको कहते हैं कि एक टीचिंग का जो मेथड है ना वो थोड़ा बोर्ड फ्रेंडली है, ठीक है। और हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं जम्मू में रह के कि पढ़ना अपने को कोटा वाला कंटेंट है, ये सारा कोटा का कंटेंट है, ये हमारा नहीं, फिनिक्स का नहीं है, ठीक है। तो आज जो भी एलन में चल रहा होगा या जो भी बंसर या रेजोनेंस या इसमें चल रहा होगा वही कंटेंट आपके पास मिलता है, किसी सब्जेक्ट में किसी का, किसी सब्जेक्ट में किसी का, ठीक है ना। और कोई दिल्ली वाली भी नहीं, कोटा वाला ही मेथड हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो है लगभग 30% ऑफ 11th कोर्स इज टेकन इन 12th। आप समझ रहे हैं बात, 30% ऑफ 11th कोर्स 12th में लिया जाता है। कुछ टॉपिक मतलब मर्ज हो जाते हैं, मर्ज किए जाते हैं दूसरे में, ठीक है, कि भाई इकट्ठे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं के रिलेटेड, जैसे रिडॉक्स है और रिडॉक्स 11th में नहीं कराएंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जैसे हमने कराया, ठीक है। तो क्योंकि कोई ऑनलाइन में कह रहा था सर रिडॉक्स रिएक्शन, वो 2-3 पेज और हो सकते हैं जो कि हमने नहीं कराया, ठीक है, जो कि आपके 9-10 से रिलेटेड है, ठीक है, आप उसको खुद पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है। हम 12th में आप देखना कितना जबरदस्त कराते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्यों बड़ा टॉपिक है ना, दोनों को क्लब करके वो एक टॉपिक है, तो हम उसको आपको कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए एक ही बार में करवाते हैं कि बच्चे को फंडामेंटल आना चाहिए 0 से लेके ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो हम मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि भाई हम बिल्कुल पैरेलल हो जाए। एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम जो है प्योरली एनसीईआरटी की तरह ही पढ़ा दें, लेकिन फिर स्कूल और कोचिंग में डिफरेंस क्या रहा, अगर वही लग जाए पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक, पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर एनर्जी भी नहीं रहती। एनर्जी तभी आती है, ठीक है, जब जो है वो बोरिंग प्रोसेस से हम बाहर निकलते हैं। जैसे ये प्रोसेस जो जैसे मैंने आपको कराया, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है ऐसा जो, ठीक है। और अभी तो डिफरेंस आपको 12th में लगेगा पता, क्योंकि 11th में तो हम आपको फिर भी बोर्ड फ्रेंडली रखते हैं, ठीक है। तो समझाने की बात जो है वो मेजर होती है कोचिंग में। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि वो आपने खुद करना है, ठीक है। अब
क्योंकि मैं जब कराऊंगा, मैंने कहा मैं आधे घंटे में एक टॉपिक में पकड़ूंगा, उसमें आधे घंटे में उसके क्वेश्चन खटा खटा करा दूंगा। नहीं 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 सर FI और दिखा दो हैं? FI और एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, ऐसे ही है। हाँ अच्छा, लाओ अब आप पहले मेरे से ये पूछिए, वो हो जाएगा वो F5 और F6। F5 में द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा था हाइपर कंजुगेशन में। एप्लीकेशन अभी अभी छोड़ दीजिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने हाइपर कंजुगेशन आपको कराया था, आज मेरे को याद करा दिया। मैं अपलोड कर रहा हूँ हाइपर कंजुगेशन का। कोई बात है, बेचारी की हो गई, उसने क्लिक की तो करना सारा डाल दिया। और कौन सा कर तो हर रोज बोला कर अपना नाम वाम लिख के, टॉपिक का नाम डिटेल में। तेरे तो मैं ध्यान नहीं देता ना इसमें। देखता तो हूँ मैं, देखूंगा तो देखूंगा, ठीक है ना। नहीं लेकिन मैंने अपलोड भी किया, मुझे बता देते ना कौन सा वाला लेक्चर है। हाँ नहीं आप बस ये बता दो। और मैं धीरे धीरे ना अपलोड तो आज मैं करूंगा, एक जो है अभी अपलोड कर दूंगा, मेरे पास मैंने डाउनलोड कर लिया। दो पंगे ना इसके, पहले डाउनलोड करो फिर अपलोड करो, और अपलोड एक स्लो प्रोसेस होता है। हाँ बहुत स्लो होता है ना, ठीक है। हाँ तो इसलिए वो फिर मेरे को घर जाके चलो मैं कर दूंगा। सुनो अब आप F6 आपने बोला ना, दिस डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें P पाई D पाई ओवरलैप नहीं है ना यार भाई, सिग्मा और P का ओवरलैप। मैं बता देता हूँ इसको, आपको बात बता देता हूँ कि ये इसमें क्या हो रहा है। देखो आप पहले यहां पर एक तरह से ये मान लीजिए कि देखो जब हाइपर कंजुगेशन होगी तो ये सिग्मा है, और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऊपर ट्रायंगुलर फिगर होता है ना कटायन, ठीक है। तो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाएंगे, तो सिग्मा और p का ओवरलैप हुआ है, क्योंकि जो अपना कार्बोकैटायन होता है ना उसका तो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ही होता है ना, जिसके साथ जो है अपना सिग्मा ओवरलैप करता है। तो सिग्मा और p का ओवरलैप तो हाइपर कंजुगेशन में होता है, ठीक है। दूसरी बात सिग्मा सिग्मा ओवरलैप, ठीक है। अब सिग्मा सिग्मा का ओवरलैप वो तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, इसका सिग्मा इसके साथ सिग्मा में जो है बॉन्डिंग हो ही रही है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में तो है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट p पाई, ये p पाई क्या है, ये p ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड है ना, इसमें p और p जो है पाई बॉन्ड बना रहे, लेकिन d वाला कोई नहीं। d क्यों नहीं है, हमने कह दिया था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल होता ही, बात ही खत्म हुई, ठीक है। और बताएं कौन सा F6 का A वाला ऑप्शन, मैंने कहा था इसका सिग्मा बॉन्ड जो है इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके जो है आपको पाई बॉन्ड बनाता है ना हाइपर कंजुगेशन के बाद, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, ओके। अच्छा अब इसके बाद एक मिनट, ये हो गए, दो हो गए, अब इसके बाद आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सेक्शन जी पे आते हैं, एफ के बाद जी करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करो, थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन करने के बाद जब मैं सॉल्व कराऊंगा आसान हो जाएगा। 15 मिनट दे रहा हूं इसको करने के लिए, आप सारे क्वेश्चन जो है समझ जाइए, ठीक है।
जो हाइपरबोलिक ये कौन है? ये भाई सभी ऑक्सीजन है ये भी वैसा कर रहा है अरे मैंने मुझे ऐसे नहीं आता वो जानते मुझे ऐसे नहीं जानते तो नहीं पहले वो जानते अब वो रहने वाले हेड वॉइस ज्यादा हो गया भाई क्यों अगर पढ़ना है अगर रोटी को परसों में हमें इसमें होता ही नहीं है हां फर्स्ट ईयर में अभी इन लड़कियों के मार दूंगा मैं कौन सी बना शरीर बोलता क्या बोलता it's from all on the hospital
यार पहले मैं वो कर रहा था क्वेश्चंस कर रहा था वो किसी ने पूछे ये देखिए अभी तो इसमें से अच्छा, हाँ जी, आप कुछ पूछोगे? यहाँ पे आप स्ट्रक होंगे, ठीक है, ला चलिए 1 by 1। अच्छा यार, मुझे लगता है इसकी कहीं रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। ठीक है, अगली क्लास में बात करते हैं, सॉरी, क्योंकि इनको भी करना है ऑनलाइन वालों को, मेरे 3% बची है। ठीक है, ओके, चलिए।